सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सीरीज। तो बेसिकली अभी हम लोग इस चैनल पे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज सीरीज को स्टार्ट करेंगे और हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैप्टर्स के अंदर चीजें हैं। एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू डू कि आपके लिए जितना इजी हम चैप्टर को कर सकें उतना उस चैप्टर को इजी तरीके से करेंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पे हम लोग मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या नेचर है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो जो हमारा क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज है, हमें यहाँ पे मैनेजमेंट को स्टडी करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, देखिए इट इज अ प्रोसेस। तो पहली थिंग, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ स्टेप होंगे। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। ऐसे ही जो हमारा मैनेजमेंट है उसके अंदर भी सीक्वेंस होगा और उस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स। जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, उन काम को करवाने का, ताकि हम लोग गोल्स को अचीव कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। व्हाई इट इज अ प्रोसेस? बिकॉज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप। तो ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है सर? गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने का। तो मैनेजर का काम होता है, जो भी उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी उसके नीचे होते हैं, उनसे काम कराने का। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, और जो भी गोल आपको अचीव करने हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में अचीव करना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर का क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों को क्या किस चीज से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद, टू मैनेज इज द फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड्स, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी आपने एम बनाया हुआ है, उस एम को अचीव करना, उस एम को अचीव करना, अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, उस वर्क को ऑर्गेनाइज करना काम को, ताकि आप इजीली अपने जो भी वर्क है उसको सब ऑर्डिनेट से करा सकें। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट is the art of getting the work done through others efficiently and effectively in order to achieve the organizational goals. So organizational goals को achieve करने के लिए एक मैनेजर कैसे दूसरों से काम कराता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट is a process. We get to know why it is a process, because it has many series of steps. उसके अंदर क्या है? बहुत सारे steps हैं जो आपको एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, that we are going to study. Then मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है और मैनेजमेंट में एफिशिएंसी का क्या मतलब है. So we are going to discuss why it is a process, what is the meaning of effectiveness, and what is the meaning of efficiency in the management. So basically why it is a process. Process refers to the primary function like planning, ऑर्गेनाइजिंग। देखिए सबसे पहला काम है प्लानिंग, सेकंड पे आपको करना है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग, फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। तो देख रहे हैं आप यहां पे जो फंक्शंस हैं वो सीरीज में है और आपको उन सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस रिफर्स टू द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टू गेट द थिंग्स डन। तो मैनेजमेंट जब काम की प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, स्टाफिंग करती है, डायरेक्टिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है, किस एम से? कि जो भी हमारा गोल है वो अचीव हो जाए, जो भी काम हमें कराना है वर्कर से वो काम अचीव हो जाए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट। और इसीलिए क्या है, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को आपने सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, याद करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन वी हैव डायरेक्टिंग एंड फाइनली वी हैव कंट्रोलिंग। तो यहां पे आप देखेंगे जो भी मैनेजमेंट है उसमें आपके क्या है, कुछ फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को आपने इसी क्रोनोलॉजी में, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसी की वजह से जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या कहलाता है? एक प्रोसेस कहलाता है, ओके। उसके बाद व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। देखो जो भी काम आपको मिला है उस काम को सही समय पे करना, ताकि आप जो भी आपका गोल है उसको अचीव कर सकें। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कल सुबह तक
10 यूनिट्स बनानी है, तो आपने कल सुबह तक 10 यूनिट्स फ्रेम कर दी, तो आई वुड से कि यू आर इफेक्टिव, क्योंकि आपने जो भी काम आपको मिला था उस काम को आपने टाइम पे कर दिया। तो जब भी एक एम्प्लॉय काम को टाइम पे कर देता है, ठीक है, जो भी उसको टाइम असाइन किया है उस टाइम तक वो काम को कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं दैट इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होता है? मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड ऑन राइट टाइम। देखिए, इसमें हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा आगे मूव हो गए। राइट टाइम प्लस लेसर रिसोर्सेज। जब कोई भी एम्प्लॉय हमारा काम को टाइम पे कर देता है, साथ में कम रिसोर्सेज यूज करके उस काम को करता है, मतलब हमारे लिए रिसोर्सेज को सेव करता है, ठीक है, तो रिसोर्सेज को जब सेव करेगा, कम रिसोर्सेज में काम को समय पे करना इज नोन एज एफिशिएंसी। यहां पे इफेक्टिवनेस में क्या होगा? बस काम हो रहा है और वो टाइम पे पूरा हो रहा है। एफिशिएंसी में क्या होगा? काम हो रहा है, वो टाइम पे पूरा हो रहा है और कम रिसोर्सेज के साथ पूरा हो रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं फटाफट। अब देखिए, ए है, ये बी है, इनको मैंने 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल दिए, तो ए को भी मैंने 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल दिए और बी को भी मैंने 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल दिए। इनको मैंने बोला कि आपको 2 घंटे में, 2 आवर्स में 10 यूनिट्स बनानी है। लेट्स सपोज किसी भी चीज की 10 यूनिट्स बनानी है, ठीक है। तो इसने 10 यूनिट्स बना दी और इसने इस 10 यूनिट्स को बनाने के लिए इसने 300 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल को यूज किया। इसने भी 10 यूनिट्स बना दी और इसने इन 10 यूनिट्स को बनाने के लिए 250 रॉ मटेरियल की यूनिट्स को यूज किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों टाइम पे टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों को जो टास्क दिया था उन्होंने टाइम पे किया, ठीक है। इसने भी उतने टाइम में किया, इसने भी उतने टाइम में किया, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इसने 300 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल के साथ किया और बी ने उसी काम को 250 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल के साथ किया। तो हु इज इफेक्टिव? ही इज इफेक्टिव, ही इज एफिशिएंट, क्योंकि ये काम को टाइम पे कर रहा है बट रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है। ये काम को टाइम पे कर रहा है, कम रिसोर्सेज में कर रहा है, तो ही इज इफेक्टिव एंड ही इज एफिशिएंट। गॉट इट? सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? देखिए, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर इज द कॉस्ट। रिसोर्सेज कितने भी लगे हमें कोई मतलब नहीं है, बस काम है वो टाइम पे हो रहा है। Efficiency it refers to completing the task with minimum cost। यहां पे efficiency में याद रखेंगे एक वर्ड, minimum cost। minimum cost का मतलब कम रिसोर्सेज को यूज करके काम करना, ठीक है। ये आपके गोल को अचीव करेगा, ये आपके गोल को अचीव करेगा, साथ में आपको कॉस्ट बेनिफिट देगा, क्योंकि कम रिसोर्सेज यूज करोगे तो आपकी कम कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट का यहां आपको एफिशिएंसी में बेनिफिट मिलेगा। ओके, इसका टास्क मेन फोकस क्या होता है इफेक्टिवनेस का? कि भाई जो काम हमें मिला जैसे तैसे वो काम हो जाए, टाइम पे हो जाए। एफिशिएंसी का काम मतलब क्या होता है? भाई काम को तो करना है, सही तरीके से करना है, टाइम पे भी करना है और कोशिश करनी है कि कम से कम रिसोर्सेज में वो काम हो जाए, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है, अगर उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कहीं बचा पाए तो वी हैव टू ट्राई टू सेव दैट। तो यहां पे जो एफिशिएंसी है वो कॉस्ट बेनिफिट पे फोकस करती है, क्योंकि यहां रिसोर्सेज को सेफगार्ड किया जाता है। तो आई होप आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज व्हाई इट इज अ प्रोसेस? Because it involves a sequence, series of steps which has to be followed in that chronology। उसी chronology में हमें planning, organizing, staffing, directing, controlling को याद रखना है, जो कि हमारे chapters के नाम भी हैं। Why it is effectiveness? Effectiveness means doing the task on time. What is efficiency? Doing the task on time with the minimum resources. This is efficiency. Got it? Now let's. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin। एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू हैं हमारे effectiveness और efficiency। Why it is said so? Let's discuss। Efficiency and effectiveness are the two sided of the same coin. Both are equally important, as being effective means completing the task on time, but it is not enough to just complete the task on time, but it must be done correctly without any wastage of resources। Okay? तो टास्क को टाइम पे भी करना है और हमारे रिसोर्सेज भी सेफगार्ड करने हैं, क्योंकि इफेक्टिवनेस फोकस करता है सिर्फ टास्क को टाइम पे करना, एफिशिएंसी फोकस करता है टास्क को टाइम पे करना, कम से कम रिसोर्सेज यूज करके करना। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि both effectiveness and efficiency are equally important, but being efficient is more important, because when you are an efficient worker, you are safeguarding the resources for the company, and when you are safeguarding the resources, तो मतलब आप कंपनी का बहुत फायदा कर रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है एंड यू आर सेफगार्डिंग देम। सो वी गॉट इट, ठीक है। काम होना चाहिए, टाइम पे तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज, पूरा रिसोर्सेज का हमें यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज पर्विसिव, मैनेजमेंट इज मल्टीडिमेंशनल। व्हाई इट इज मल्टीडिमेंशनल? बिकॉज यू हैव टू मैनेज द वर्क, you have to manage the people, and you have to manage the operations। We are going to discuss all this। Then management is intangible,
management is dynamic, management is group activity, and finally management is continuous process. Okay, so these are the few features of management. गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि कोई बार फटाफट से रिकैप लेते हैं फिर इनको डिस्कस करते हैं। गोल ओरिएंटेड मतलब आपके पास कोई गोल होगा, एक एम होगा, एक टारगेट होगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप सारा मैनेजमेंट कर रहे होंगे। तो हमारी लाइफ में भी यही होता है, हमारे पास एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम अपने डेली रूटीन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ऐसे मैनेजमेंट भी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। पर्वसिव मतलब हर जगह। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, ऐसा प्रोसेस है जो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, हमारे डेली रूटीन, हमारा स्कूल, हमारा ट्यूशन सेंटर, हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इसको मल्टीफिस्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाई मैनेजमेंट इज मल्टीफिस्टेड। तो मैनेजमेंट के मल्टीपल फेसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काम को भी मैनेज करना है, लोगों को भी मैनेज करना है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, तो ये काम को भी आपको मैनेज करना है। ठीक है, इनटेंजिबल है, मतलब मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट बट यू कैन फील इट। ठीक है, कैसे फील करेंगे, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली हो रहा होगा, तो यू कैन फील द मैनेजमेंट। देन मैनेजमेंट इज डायनामिक मींस इट इज सिचुएशनल। ठीक है, ये सिचुएशन के साथ मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। इट इज नॉट रिजिड, मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, ये सिचुएशनल है, डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द टाइम। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जब तक मैनेजमेंट भी आपका रहेगा, so we can say management is a continuous process। and group activity, because you have to integrate, सब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे, सबके एफर्ट्स रिक्वायर्ड है आपको। एक अकेला इंडिविजुअल मैनेजमेंट को सक्सेसफुल नहीं बना सकता, पूरे जितने भी इंप्लॉयज होंगे, सबका ग्रुप एफर्ट हमें लगेगा मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट्स नॉट अ वन मैन शो। ठीक है, characteristics of management is goal oriented process. Management unites the effort of different individuals in the organization towards achieving common goal। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका एक कॉमन गोल होगा, और सब लोग आप मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सबके ग्रुप्स को एफर्ट करता है, सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ताकि सब मिलके उस गोल को अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट ऐसा वेग प्रोसेस नहीं है, अंधा नहीं है। आपका एक गोल है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट आपको हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएगा, चाहे आपकी कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई सर्विस सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरीवेयर यू कैन सी द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह। ठीक है, हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगी। देन मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यस डेफिनेटली। मैनेजमेंट इज नॉट लाइक यू हैव डन ऑन अ डे, फिर आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यूअसली करना होता है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आपकी लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक दिन का प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट करना है। ठीक है, सो वी गेट टू नो ऑल दिस। देन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, इसीलिए इसको हम लोग कई बार कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी बोलते हैं, बिकॉज यू हैव टू मैनेज द वर्क। काम को आपने मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम को भी आपको मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं, पीपल होते हैं, उन सबको मैनेज करना है। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है, सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आपके पास फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो उनको भी आपने मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल फेस्टेड, इट इज मल्टीफेस्टेड, बिकॉज यू हैव टू मैनेज मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों को आपने मैनेज करना है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक इंसान अकेला मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बना सकता है क्या? आप खुद सोचिए, नहीं हो सकता ना। एक अकेला इंसान, अब जैसे लेट्स सपोज कि हम पढ़ाते हैं, तो हम जब एज अ टीचर हम किसी को पढ़ाते हैं, अगर बच्चा अटेंटिवली सुनेगा ही नहीं, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। आपको जो भी इंडिविजुअल्स हैं, सबके एफर्ट्स आपको रिक्वायरमेंट होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। जो भी गोल को अचीव करना है, सबके एफर्ट्स आपको जरूरी हैं। सबके ग्रुप को, सबके एफर्ट्स को आप इंटीग्रेट करोगे, जोड़ोगे, जब ही जाके आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। तो मैनेजमेंट एक इंसान अकेला नहीं कर सकता, सबका कोऑर्डिनेशन वहां चाहिए। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देखो, मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर सकता है
इन्वायरमेंट के हिसाब से। अब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो कंटिन्यूली चेंज होता रहता है, हम चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे। जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से हमारा मैनेजमेंट भी पॉलिसीज को चेंज कर लेता है, हम लोग प्रोसीजर्स को चेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो एक डायनामिक फंक्शन है, बिकॉज इट चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है, सिचुएशनल होता है, इसलिए हम इसको डायनामिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल फोर्स, मतलब मैनेजमेंट को आप आंखों से नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट, मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है। कैसे फेल्ट होता है? अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम स्मूथली चल रहा है और गोल्स अचीव हो रहे हैं, सब चीजें अच्छे से चल रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वहां प्रॉपर मैनेजमेंट है। भाई हर जगह क्योर्स है, कंफ्यूजन है, काम हो ही नहीं रहा है ढंग से, अच्छे गोल्स भी अचीव नहीं हो रहे हैं, जो ऑर्डर्स है उनको भी आप टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या बोलोगे वहां मैनेजमेंट है कि नहीं है? नहीं है। तो मैनेजमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे, सारी चीजें ढंग से चलती रहेंगी, काम अचीव और आपके ऑर्डर्स आप टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे, तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, बट इसको फील किया जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ऐसा फोर्स है, एक intangible force. It cannot be seen, but its presence can be felt from the way organization functions. अगर smooth functioning है, organization में goals अचीव हो रहे हैं, मतलब management is there. अगर organization में बहुत ज्यादा chaos है, confusions है, orders time पे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मतलब there is an absence of management. So you cannot see it, but you can feel it. Now, what are the objectives of management? Management की क्या-क्या objectives हैं? Objectives are the goals towards which the activities of an organization are directed. क्यों मैनेजमेंट किया जाता है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या क्या उसके फाइनल गोल्स हैं जिसकी हेल्प से आप मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आप मैनेजमेंट करते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कुछ आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। आपकी केस स्टडीज आती हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे एक्रोनियम्स बना के रखने हैं ताकि आप इजीली चीजों को टैकल कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव कितने हैं बताइए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मींस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज सर्वाइवल। देखिए मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू सर्वाइव करती रहे, कभी भी हमारा बिजनेस बंद ना हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या इंश्योर करती है? द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इज ओनली पॉसिबल इफ इट्स एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। तो आप तभी सर्वाइव कर पाओगे जब आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए। अदरवाइज अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएंगी आपके रेवेन्यू से, तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, वी गेट टू नो सर्वाइवल मींस कि एक बिजनेस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करता रहे, सस्टेन करता रहे, तो उसके पास इनफ रेवेन्यू होना चाहिए, इनफ पैसा होना चाहिए ताकि वो अपने कॉस्ट को कवर कर पाए और उसके पास कुछ एज अ प्रॉफिट भी बचे और वो मार्केट में कंटिन्यू अपने बिजनेस को चलाता रहे। अदरवाइज कॉस्ट ज्यादा हो जाएंगे एक्सपेंसेस से, तो बिजनेस हैज टू बी क्लोज्ड। सेकंड, प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट कमाता रहे। हर ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम कर रही है? प्रॉफिट के लिए। सो इट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप सर्वाइव कर सकते हो, अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है तो ना अपने आप को सर्वाइव करा सकते हो, ना आप एक्सपैंड कर सकते हो, ना ग्रो कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू सर्वाइव, profits are very much essential. Third is growth. Growth of an organization means to expand its activities. Growth is measured in terms of number of branches, employees and how many products you are dealing. तो grow मतलब अपने आप को expand करना, diversify करना। growth कैसे पता चलेगी भाई? आपकी कितनी branches हैं, कितने employees आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कितने products में आप डील कर रहे हो। अब जैसे Reliance है तो Reliance को we can say ना, Reliance is growing so rapidly क्योंकि वो बहुत सारे employees उसके अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे branches Reliance की हैं, बहुत सारे products में वो डील कर रही है। So we can say कि Reliance जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ है उसकी। तो मतलब दीज ऑल थ्री आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, हमेशा चलता रहे बिजनेस, प्रॉफिट्स कमाता रहे ताकि सर्वाइवल हो, उसका एक्सपेंशन हो और ग्रोथ हो। ग्रोथ इज वी नो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपैंड करता रहे, अपने नई नई ब्रांचेस खोले, अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाए, ठीक है, अपने आप को एक्सपैंड करे, तो दैट इज ग्रोथ। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट और द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक बिजनेस क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है,
तो उस बिजनेस के सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। व्हाट आर द सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स? तो सोसाइटी के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उनको रीजनेबल प्राइसेस पे सप्लाई करें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो हमारी कंट्री में, जो वीकर कम्युनिटी है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज करना प्रोडक्शन में, और जो सिविक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो सबके वेलफेयर के लिए हैं, तो सिविक एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो प्रमोट करे, अपने आप को वहां पे दर्शाए कि भाई हम भी कोई सिविक एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई प्लांटेशन ऑफ ट्री, कोई रोड्स का कंस्ट्रक्शन, या कोई वुमेन इंपावरमेंट जैसे इश्यूज। तो ये सब एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हो गए टुवर्ड्स अ सोसाइटी। तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल में देखा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इटसेल्फ, सोशल में देखा these are the objectives of business towards the society. Third is the पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज। एक बिजनेस के अपने एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। satisfied and motivated employee contribute maximum for the organization। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर अच्छी सैलरी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को आपने फुलफिल करना है, प्रमोशन देना है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना है, उनको पर्सनल ग्रोथ के लिए स्कोप देना है, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करता है तो उसको सराहनीय, उसको ट्रॉफी वगैरह देके, उसको सर्टिफिकेट्स वगैरह देके उसको रिकॉग्नाइज करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज की मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट ऑफ द कलीग्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स। तो ये सब मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। अच्छी सैलरी, बोनस, अच्छी हाइजीन वर्किंग कंडीशंस देना, उनको पीयर रिकॉग्नाइजेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देना। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ the business towards its employees and hence are stated as personal objective. Okay, so we have studied the personal objective. Then what are the importance of the मैनेजमेंट? तो अभी जो हमने सारी चीजें स्टडी करी, इसी से हम लोग बहुत इजीली इंपॉर्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। जैसे लेट्स सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वुमेन एम्पावरमेंट करना, सिविक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हेल्प करेंगी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज। सो वी हैव सीन कि इट आल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स लाइक टू द एम्प्लॉयज, कि उनको अच्छी सैलरी मिले, बोनस मिले, प्रॉफिट मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिले, ठीक है। मैनेजमेंट आल्सो क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इज एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करे, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने पहले ही पढ़ा है मैनेजमेंट इज डायनामिक। तो मैनेजमेंट डायनामिक है तो उसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी कैसी होगी, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी मैनेजमेंट से, और ग्रुप गोल्स को भी हम लोग इजीली मैनेजमेंट की हेल्प से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सारे जो इंप्लॉयज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो सब एक ही एम के लिए मूव कर रहे हैं, तो मतलब इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट। मैनेजमेंट की हेल्प से कॉस्ट रिड्यूस होती है और जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को प्रमोट करती है। मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को चेंजिंग सिचुएशंस में चेंज कर सके। कोई सिचुएशन चेंज हुई, अब जैसे नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया चेंजिंग सिचुएशन में, तो इसकी वजह से आज आप देख रहे हो नोकिया इज आउट ऑफ द मोबाइल मार्केट। बहुत बट एप्पल है, उसने अपने आप को चेंज किया। तो एप्पल का जो मैनेजमेंट था वो काफी डायनामिक था, इसलिए एप्पल आप देख सकते हो कितना ग्रो कर रहा है, वीवो वगैरह सब कितना ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ऑल दोस आर द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक होना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आए तो खुद भी चेंज कर सके। तो ऐसे ही जो आपके मैनेजमेंट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एन एफिशिएंट मैनेजर bring maximum growth for employer as well as employees. Manager leads to individual in such a manner that along with the organizational goal, individual goals of employees are also achieved. Employees के individual goals को भी ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद ही मैनेजमेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इससे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है एम्प्लॉय के, वो भी अचीव होते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हमने देखा था मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो मैनेजमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स सच एज एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सोसाइटी में क्वालिटी प्रोडक्ट देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, जीडीपी वगैरह में कंट्रीब्यूट करना, तो इन सब चीजों से हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। सो वी हैव सीन कि मैनेजमेंट के क्या-क्या यू कैन से कि क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मैनेजमेंट की क्या-क्या इंपॉर्टेंस है और मैनेजमेंट के क्या-क्या फीचर्स है। बाकी का जो चैप्टर है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए,
थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू एडुबेस क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। हमने मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें कवर कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसका क्या नेचर है, क्या वो आर्ट्स है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ओके, सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, देखिए, मैनेजमेंट एज अ साइंस वी आर गोइंग टू सी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट वी आर गोइंग टू सी, एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वी आर गोइंग टू सी। तो देखिए, अगर हमको डिफाइन करना है कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है और उसको कंपेयर करना है आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के साथ, तो सबसे पहले हमें कुछ फीचर आर्ट्स के पढ़ने पड़ेंगे, साइंस के पढ़ने पड़ेंगे और प्रोफेशन के पढ़ने पड़ेंगे, और फिर हम उन फीचर्स को कंपेयर करेंगे हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। अगर सारे फीचर्स सेम है तो मतलब हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट वही हो जाएगा। मान लो हम लोग सबसे पहले आर्ट्स को स्टडी करेंगे कि आर्ट्स के क्या फीचर होते हैं, और फिर उन फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो फीचर सेम है तो मैनेजमेंट प्योरली आर्ट है। फिर हम साइंस के साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम प्रोफेशन के साथ कंपेयर करेंगे और फाइनली हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Art is defined as a systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practices to get perfection. तो आर्ट्स हमें मालूम है, आर्ट किस पे बेस्ड है, क्रिएटिविटी पे। आर्ट्स किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस पे। आर्ट्स के अंदर आपकी क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको आर्ट्स में परफेक्शन लानी है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए। लेट्स सपोज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज कि मैंने आपको बोला कि आप सीनरी बना के दिखाओ। 10 बच्चे, मैंने 10 बच्चों को बोला कि आप सीनरी बना के दिखाओ, तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करेगा। तो आर्ट्स के अंदर क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, अपने अंदर से कुछ जो हमारी क्रिएटिविटी है उसके हिसाब से हम लोग चीजों को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, मेन फीचर ऑफ आर्ट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट्स के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज होती है। आपने बहुत सारे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स देखी होंगी, पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक देखी होंगी, ठीक है, आपने ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक्स देखी होंगी, उसके अंदर बहुत वास्ट थियोरेटिकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो आर्ट्स इज हैविंग थियोरेटिकल नॉलेज। तो हमारे मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है क्या, डेफिनेटली हमारे मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज है, बहुत ज्यादा थियोरेटिकल बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप एमबीए वगैरह कर सकते हो। तो मतलब जैसे आर्ट्स में थियोरेटिकल नॉलेज है, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है। मतलब दोनों का ये जो फीचर है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है। ठीक है, सेकंड फीचर क्या है, आर्ट्स के अंदर होती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, in art only theoretical knowledge is not enough, every artist have personal skills and creativity to apply that knowledge। आपको सिर्फ आर्ट्स के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज है तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको उस थियोरेटिकल नॉलेज को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अप्लाई करना होता है। जो आपके अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स होती हैं उसके हिसाब से आपको उस थियोरेटिकल नॉलेज को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज। अब सारे जो मैनेजर्स हैं वो सेम थ्योरीज पढ़ते हैं, सेम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, सेम टेक्निक्स पढ़ते हैं, बट उनका जो एप्लीकेशन है वो हर मैनेजर अपने अपने हिसाब से करता है। ठीक है, देखिए, बट दे अप्लाई देयर पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, समझ में आ गया। हर मैनेजर क्या हर सिचुएशन पे एक तरीके से एक्ट करेगा, ऑब्वियसली नॉट। हर मैनेजर अपने अपने हिसाब से सिचुएशंस पे एक्ट करेगा। तो जैसे आर्ट्स के अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजर्स अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो मतलब हमारे मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट और आर्ट का बिल्कुल सेम है। तो पहला कौन सा सेम है, थियोरेटिकल नॉलेज। सेकंड कौन सा है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थर्ड देखिए, थर्ड इज आर्ट इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड क्रिएटिविटी। आर्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिसेस टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, आर्ट जो होता है, आर्ट किस पे बेस्ड होता है, रेगुलर प्रैक्टिसेस पे। और जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप आर्ट के अंदर ज्यादा परफेक्ट बनोगे। ठीक है, तो अगर आपको आर्ट्स के अंदर परफेक्शन चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। ऐसे ही जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी अगर अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, तो उनको भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो मतलब जैसे आर्ट बेस्ड है क्रिएटिविटी पे, वैसे हमारी मैनेजमेंट भी किस पे बेस्ड है, क्रिएटिविटी पे। आर्टिस्ट जैसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वैसे हमारे मैनेजर्स भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आर्ट और मैनेजमेंट का ये फीचर भी सेम है। क्लियर है, तो यहां पे वी कैन से ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, so management is an art of getting the things done by others. So since all the features of management and art are similar, so we can say that management is art. Clear है, तो कौन कौन से 3 फीचर हैं जल्दी से डिफाइन करें। सबसे पहला फीचर क्या है, दोनों का थियोरेटिकल नॉलेज है, आर्ट्स के अंदर भी है, मैनेजमेंट के अंदर भी है। पर्सनलाइज्ड, अपना जो स्किल है उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये भी दोनों में प्रेजेंट है। एंड फाइनली जो
आर्ट है वो क्रिएटिविटी और कस्टम्स पे बेस्ड है, वैसे ही हमारा जो मैनेजमेंट भी है वो क्रिएटिविटी और कस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। रेगुलर अगर मैनेजर प्रैक्टिसेस करते रहेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे और उनकी भी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगी। सो वी कैन से ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट एंड मैनेजमेंट आर सेम। नाउ लेट्स डिस्कस मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वी ऑल नो साइंस बहुत सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सारी चीजें यहां लॉजिकल हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे अंधविश्वास टाइप का नहीं है। एवरीथिंग इज वेल प्रैक्टिकल एंड वेल लॉजिकल। फैक्ट एंड इवेंट्स, सारे जो फैक्ट एंड इवेंट है वो लॉजिकल है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। इट कंप्राइजेस ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल व्हिच कैन बी वेरीफाइड एंड कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होंगे वो एग्जैक्ट आपके ट्रू होंगे और वो आपके जो प्रिंसिपल हैं वो लॉजिकल प्रिंसिपल्स होंगे जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, और जिसका कॉज एंड इफेक्ट मतलब इसकी वजह से वो हुआ। अगर आप कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, आपने चीज ऊपर फेंकी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस चीज को नीचे पुल डाउन किया अपनी तरफ। तो मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, लॉजिकल होंगे, प्रिंसिपल्स जो बने होंगे वो एक्सपेरिमेंट्स पे बने होंगे और साइंस के अंदर जो भी प्रिंसिपल होगा वो एग्जैक्टली वेरीफाई किया जा सकता है। और आप एक चीज और देखेंगे, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो यूनिवर्सली सेम रहेंगे। हर जगह आप कहीं पे भी संसार के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो साइंस के प्रिंसिपल्स जो रहने वाले हैं वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट और साइंस को कंपेयर करते हैं। साइंस के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो ये तो हमने अभी स्टडी किया था कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो जैसे साइंस के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है वैसे हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स है। तो मतलब ये वाला जो फीचर है ये दोनों का सेम है, ठीक है। फर्स्ट फीचर दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज सेम इन मैनेजमेंट एंड इट इज सेम इन द साइंस आल्सो। तो मतलब ये दो फीचर हैं दोनों के सेम है। सेकंड, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। Scientific principles are developed through repeated experiments and observation. Management principles are also based on observation and experiment. But management deals with human beings and human behavior cannot be predicted. देखिए, तो मतलब क्या होता है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक चीजों से डील करते हैं, तो वो साइंटिफिक चीजें क्या रहती हैं, सेम रहने वाली है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो साइंस के प्रिंसिपल सेम रहने वाले हैं। साइंस के प्रिंसिपल जो डिराइव है वो एक्सपेरिमेंट्स पे हुए हैं। अब न्यूटन ने पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा या एडिसन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब भी उन्होंने वो जो चीजें हैं जो भी उन्होंने ड्रॉन आउट किए हैं, जो भी उन्होंने इन्वेंशंस किए हैं वो किए होंगे। तो मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। होता तो मैनेजमेंट में भी यही है, मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइंस के जो प्रिंसिपल है वो चीजों के साथ, नेचुरल चीजों के साथ डील करते हैं या साइंटिफिक चीजों के साथ डील करते हैं, बट जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर आप सब जानते हैं इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत डायनामिक है, चेंज होता रहता है, आपके मूड स्विंग्स आते रहते हैं, कभी आप गुस्से में हो जाते हो, कभी कुछ हो जाता है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर इज टोटली वेरी फ्लेक्सिबल। तो ये थोड़ा सा जो दोनों के अंदर एक हल्का सा पार्शियलिटी है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो सेम रहने वाले हैं, लेकिन ह्यूमन के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर कई बार चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग्स आते रहते हैं। तो ये वाला जो चीज है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वी कैन से सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। पूरे तरीके से ये वाला जो सेकंड फीचर है प्रेजेंट नहीं है, बट पार्शियली इट इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, ठीक है। देन यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंस का कोई भी प्रिंसिपल आप देखिए, कोई भी प्रिंसिपल लीजिए, आप प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्से लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन लीजिए, न्यूटन्स लॉ लीजिए, आप कोई भी प्रिंसिपल लीजिए, ठीक है। साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली सेम रहेंगे, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है उनकी। यूनिवर्स में आप कहीं पे भी आप यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, आप अर्थ के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो वो जो आपके प्रिंसिपल है वो सेम रहने वाले हैं, वो जो चीज है वो सेम रहने वाली है। बट मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल नहीं है, उनको आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जिसमें आपको बोला जाता है स्केलर चेन, जिसमें आपको क्या होता है एक प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी होती है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे आप उस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक भी कर सकते हो। तो मतलब साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दे आर यूनिवर्सली सेम एवरीवेयर, वैल्यू एनी कोने ऑफ अर्थ कहीं पे भी आप चले जाएं दे विल रिमेन सेम। बट मैनेजमेंट इज नॉट लाइक दैट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो सिचुएशनल होते हैं। सिचुएशंस के हिसाब से आप उनको अपने हिसाब से, सिचुएशंस की जो डिमांड हो रही है उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मतलब all the features of science is not present in the management, so management cannot be considered pure or exact science, but it is an inexact science. word याद रखिए, this is an management is इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो हमने देखा सारे प्रिंसिपल्स जो फीचर्स हैं वो साइंस और मैनेजमेंट के सेम नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट प्योरली अभी साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। देन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग in which entry is restricted. Like if you want to be CA, you have to get the membership of ICAI because CA is a professional work. Okay, तो जब भी आप प्रोफेशनल वाला काम करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो प्रोफेशन बेसिकली एक ऑक्यूपेशन होती है जहां पे आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है उस फील्ड में, और वहां पे अगर आपको एंट्री करनी है तो आपका कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा, उस एसोसिएशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए है, ठीक है, ICMI डॉक्टर्स के लिए है, इंडियन कंपनी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी सेक्रेटरी के लिए है, ICAI ये हमारा
सीए के लिए है, तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, उस प्रोफेशनल एसोसिएशन की अप्रूवल के बाद ही आप उस प्रोफेशन को कैरी आउट कर सकते हैं, मतलब आपको वहां पे मेंबरशिप दी जाती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि ऐसा कुछ मैनेजमेंट में भी है क्या। प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, वहां पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल्स होते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उस प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए। तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, हमारे मैनेजमेंट को भी आप वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर है प्रोफेशन और मैनेजमेंट दोनों का सेम है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। अगर आपको सीए बनना है तो पहले एग्जाम दो और फिर आपको डिग्री मिलेगी, आपको सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा, डिग्री मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ आपके आगे हर्डल है, वो एग्जाम, वो डिग्री, वो आप जब लेंगे जब भी जाके आप उस प्रोफेशनल वो प्रोफेशन कैरी आउट कर पाएंगे और आप वो प्रोफेशनल कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, एनीवन कैन बिकम अ मैनेजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, अभी तक, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आने वाले सालों में ऐसा हो सकता है, बट अभी तक तो आपको बीइंग अ मैनेजर, अगर आपके अंदर कुछ अच्छी स्किल्स हैं, आप अच्छे काम को मैनेज कर सकते हैं, तो यू कैन बी अ मैनेजर। अभी तक ऐसी कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में तो नहीं है, ठीक है। बट नाउ कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट मैनेजर ओनली विद एमबीए डिग्री। बोल रहा हूं ना, मतलब चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, हो सकता है कि अभी जिसने एमबीए किया होगा उसको ही हम लोग मैनेजर बनाएंगे, तो अभी धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे कोई लॉ वगैरह बन सकता है इसके ऊपर, और लॉ बनने के बाद, कोई कानून बनने के बाद, या कंपनीज के खुद के डिसीजन लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि हम लोग इन्हीं लोगों को एज अ मैनेजर अपॉइंट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आपके बुक्स में नहीं है, ठीक है। अभी तक आपको देखना है, आपकी जो एनसीईआरटीज वगैरह है उसमें ये बोला हुआ है कि अब तक आपको जरूरत नहीं है। तो अगर अभी आपको मैनेजर बनना है तो कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं, एंट्री नहीं है, आप जाके सीधा मैनेजर बन सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ स्किल्स वगैरह हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ओके, देखिए हर प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जो एक स्पेशल एसोसिएशन होती है जो एस्टैब्लिश की जाती है। एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला AIIMS इन न्यू दिल्ली, किसके लिए है ये, बहुत सारे ये एसोसिएशन है, AIIMS, ठीक है, ICAI है, ठीक है, ICSI है। तो ये बहुत सारी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जिसमें आपको पहले डिग्री लेनी पड़ती है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है उस प्रोफेशन को कैरी आउट करने से पहले, ठीक है। तो जो प्रोफेशन है उसके अंदर क्या होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। याद रखेंगे, हर प्रोफेशन के अंदर क्या होती है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो आपको डिग्री देती है, जो आपको परमिट देती है उस प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। एज ऑफ नाउ तो मैनेजमेंट में, अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो ऐसी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, बट हो सकता है वेरी सून, हो सकता है वेरी सून कि मैनेजमेंट के लिए भी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन आ जाए, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो दिस फीचर इज आल्सो नॉट प्रेजेंट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज अ सेट ऑफ एथिकल कोड्स ऑफ fixed by the professional organization, but it is not compulsory for all the managers to get registered with these professional organizations। देखिए, हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनका मोड ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, या कोई टीचर है, तो उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कैसे वो बिहेव करें, कैसे वो डील करें, कैसे अपनी सर्विसेज को रेंडर करें। बट ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं कुछ, ऐसा कोई सेट ऑफ कंडक्ट अभी तक मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। तो अभी बोल सकते हैं जैसे प्रोफेशन में एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हो, ऐसा मैनेजमेंट में ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक प्रेजेंट नहीं है। मैनेजर्स के लिए अभी तक तो कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला फीचर भी आपका मैनेजमेंट का और प्रोफेशन का सेम नहीं है, बट हो सकता है आ जाए धीरे धीरे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो हो सकता है ये चीज आ जाए आगे। सर्विस मोटिव, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मोटिव क्या होता है, सर्विस, ठीक है, सर्विसेज रेंडर करना। वो सर्विसेज देते हैं, बदले में फीस चार्ज करते हैं। जैसे आप डॉक्टर, लॉयर, टीचर, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। दे आर गिविंग द सर्विसेज एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग द फीस। आप उनको कभी भी ये नहीं बोलोगे कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर हमेशा फीस लेता है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, मैनेजमेंट का एम क्या होता है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको अचीव करना है। क्या मैनेजमेंट का गोल है क्या सर्विस देना? नो, अभी तक मैनेजमेंट का गोल क्या है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है, डिसाइड किया है, उसको अचीव करना। मतलब ये वाला फीचर भी दोनों का सेम नहीं है। प्रोफेशंस तो सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है। ऑल द वे दे आर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। सो हम लोग व्हाट वी कैन से प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट वेरी सून these will be included in management. So management is on the path of becoming a profession. We can say management is a fast growing profession. अभी तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन की तरह हो जाए। इसलिए व्हाट वी आर सेइंग, मैनेजमेंट इज अ फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशन। गॉट इट? सो लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब भी हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं हमारे पास 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। इस लोअर लेवल को हम लोग ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, याद रखेंगे।
इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं और सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखोगे। और इनके नीचे कौन होते हैं, लोअर लेवल के नीचे कौन होते हैं, वर्कर्स, याद रखेंगे, इनके नीचे कौन होते हैं, वर्कर। तो ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, जिसमें सारे आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, अलग अलग सेल्स, रॉ मटेरियल, परचेज, फाइनेंस, उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो सारे मिडिल लेवल में होते हैं। लोअर लेवल में सारे सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, फॉरमेन्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी इसको बोला जाता है। और इनके नीचे जो काम करते हैं लोअर लेवल के नीचे, वो वर्कर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब राइट टू गिव ऑर्डर्स, छोटा सा डिस्कस करते हैं, ऑर्डर्स देने का अधिकार, राइट टू गिव कमांड। तो राइट टू गिव कमांड कहां से फ्लो होगी, टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, लोअर से फिर वर्कर्स। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, जो आपको काम मिला है वो आपने किया या नहीं किया, ठीक है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी कहां से फ्लो करेगी, लोअर इज अकाउंटेबल टू मिडल, मिडल इज अकाउंटेबल टू टॉप। बट ऑर्डर्स वगैरह देने का अधिकार, टॉप विल गिव ऑर्डर्स टू मिडल एंड मिडल विल गिव ऑर्डर्स टू द लोअर। तो देखिए अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये आपको हल्का सा याद रखना है, ठीक है। लेट्स डिस्कस नाउ। ये इनकी है डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशंस मतलब पद, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में केस स्टडीज पूछी जाती हैं इनके बेसिस पे। तो देखिए अगर आप सीईओ हो, सीईओ वी ऑल नो हु इज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इफ यू आर अ सीईओ, if you are chief marketing CMO, CEO, chief sales officer CSO, chief technology officer president, managing director, ठीक है, general manager, vice president, तो you are at the top level, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताओ, रीता's grandmother is working as CEO in Alpha Limited. At which level she is working? CEO है तो CEO कौन से लेवल पे है, टॉप लेवल पे है। तो ऐसे डिजिग्नेशन बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं और इनके फंक्शंस आपको बताने आ सकते हैं, बताओ ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके नेक्स्ट, मिडिल में कौन होंगे, मार्केटिंग मैनेजर, मैंने बताया ना यहाँ सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज का हेड, सेल्स का मैनेजर, ऑपरेशन सारी चीजों को देखेगा, ऑपरेशनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट का मैनेजर दिखे, है ना, सबसे इजी, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स दिखे वो आपके कौन से लेवल में आएंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आपके आएंगे मिडिल लेवल में, ठीक है। सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप लेवल पे। अब लोअर लेवल पे कौन आते हैं, सुपरवाइजर, फोरमैन्स, ठीक है, जो काम को चेक करते हैं, क्लर्क्स, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी वगैरह इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो लोग होंगे, प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लर्न कर लीजिए इन डिजिग्नेशंस को, या दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आपके इनके बेस पे केस स्टडी जरूर आ सकती है एग्जाम में। तो ये वाले जो लोग होंगे बच्चों, ये कौन से लेवल पे होंगे, लोअर लेवल पे। तो वी गेट टू नो हु आर एट टॉप लेवल, who are at middle level and who are at lower. Do remember all these designations, please, it's my humble request. Next, अब देखते हैं कि ये लोग क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉप लेवल। अब टॉप लेवल मतलब आप जानते हैं बहुत बड़ा होता है कंपनी में, सबसे बड़े जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे टॉप लेवल वाले, ठीक है। अब देखिए टॉप लेवल, दे आर सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, से सबसे सीनियर लोग हैं वो कंपनी में। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक्सेट्रा। पढ़ लिए थे ये तो हमने, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, कुछ यहाँ पे अगर कम रह गया तो आगे मैंने इसको कवर आपका कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे वी हैव कवर्ड इट। तो ये सारे डेजिग्नेशंस हैं बच्चों, ये सारे डेजिग्नेशंस हैं, डू रिमेंबर इट। ये लोग होते हैं टॉप लेवल पे। काम क्या होते हैं इस तरह के, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनको कंपनी में क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, जो आपकी काम कंपनी है वो किस चीज की कंपनी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या अचीव करना है, कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल। तो डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, या यू कैन से गोल्स, आपकी जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स को डिसाइड करना, प्लान्स और पॉलिसीज को बनाना, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे, जो मिडिल लेवल वाले लोग जो होंगे, मतलब जो टॉप लेवल है ना, इनके नीचे कौन है, मिडिल लेवल। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या काम करेगा, ये कौन डिफाइन करेगा, टॉप लेवल। उसके बाद जो बाहर वाले हैं उनके साथ अच्छा लाइजन, मीडिया के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, अच्छे क्रेडिटर्स, डेटर्स के साथ, बैंकिंग एजेंसीज के साथ, बैंकर्स के साथ, बाहर वालों के साथ लाइजन कौन मेंटेन करेंगे, टॉप लेवल वाले, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करते रहे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है। बिजनेस इन्वायरमेंट, जो आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, लीगल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, इन सबको एनालाइज करते हैं ये लोग। क्योंकि अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे इस बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से तो पीछे रह जाएंगे नोकिया की तरह। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस के आसपास काम कर रहे हैं, जो आपकी बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उनको भी स्टडी करते हैं, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ठीक है, आपके इकोनॉमिकल। तो इन सारे फैक्टर्स की कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ऑल दीज वर्क्स आर आल्सो डन बाय दीज टॉप लेवल। तो कोई भी 3 काम आप याद कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 में से कोई भी 3 आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, this level of management consists of departmental heads such as purchase manager, marketing manager, executive officer, plant superintendent, divisional heads etc. नाम याद, ये आप डेजिग्नेशन से याद रखिए। काम क्या होते हैं,
जो भी डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज होती हैं उनको आपको करवाना है, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को आपने अचीव करना है। इंटरप्रेट द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्म बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई है, क्या स्ट्रेटजीज बनाई है, वो लोअर लेवल तक पहुंचाना है। तो मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द लिंकेज बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। कैसे सर, कैसे बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे टॉप लेवल है, यहाँ लोअर लेवल है, और यहाँ इनके नीचे वर्कर्स हैं, यहाँ हमारे मिडिल लेवल है। तो देखिए ये लिंक हो गया ना, टॉप को लोअर तक कनेक्ट करेगा और लोअर को टॉप तक कनेक्ट करेगा, तो दे विल एक्ट एज अ लिंक। ठीक है, एक लिंक की तरह वो लोग वर्क करेंगे टॉप लेवल और लोअर लेवल को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, याद रखिए। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सनल। आपके भाई ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की कमी ना आए, हायरिंग वगैरह करनी है, कोई जॉब खाली पोजीशन है उसको फिल करना है, तो इसके लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पर्संस। लोगों को ड्यूटीज असाइन करना, क्या क्या काम उनको करने हैं, क्या क्या उनके जॉब रोल्स हैं, क्या क्या चीजें उनसे करवानी है, तो ये चीजें वर्क वगैरह असाइन करने का काम। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। अब ये सारे डिपार्टमेंट, मान लो ये परचेज है, ये सेल्स है, ये रॉ मटेरियल है, ये फाइनेंस है, तो ये डिपार्टमेंटल कॉपरेशन को भी मेंटेन करते हैं। भाई सारे डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉपरेशन रहे, मिल बांट के भाई काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेंगे। ये लोग इस चीज को इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंटल कॉपरेशन भी यहाँ पे मेंटेन रहे। ठीक है, और दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल ने पॉलिसीज वगैरह बनाई है, स्ट्रेटजीज बनाई है, उनको इंप्लीमेंट करना भी इनका ही काम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, lower level, supervisory level, operational level, already told to you. This level of management consists of supervisors, superintendents, foremen, sub-department executive, clerk, etc. Their authority is limited. Lower level पे उनकी authority थोड़ी कम है. They pass on the instruction to workers. अभी मैंने आपको बताया था ना ये चीज कि जो ये lower level होता है, ये lower level सीधा किसके साथ लिंक होता है, वर्कर के साथ। तो ये जो ऑर्डर्स वगैरह देते हैं ये किनको देते हैं, वर्कर्स को देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन क्या है इनके, they interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management. अब मिडिल वालों ने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, तो जो वर्कफोर्स इनके नीचे काम कर रही है उनको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वर्कर्स का। क्वालिटी, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जब मैंने बीएससी का एग्जाम दिया था तो मेरे टाइम पे 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, 3 या 4 में, कि क्वालिटी इंस्पेक्ट करना कौन से लेवल का काम है। तो याद रखें, क्वालिटी को इंस्पेक्ट करना कौन से लेवल का काम है, लोअर लेवल का। ठीक है, क्वालिटी को इंश्योर करना, वेस्टेज कम हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो। ये मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, वर्कर जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करे, कम से कम वेस्टेज होनी चाहिए, ये भी ये लोग इंश्योर करते हैं कि कम से कम वेस्टेज हो, और जो भी मिडिल लेवल की इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो पास ऑन करते हैं वर्कफोर्स तक, और वर्कर्स की जो प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस हैं उनको वो मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं। तो अगेन ये भी एक लिंक का काम कर रहे हैं। ठीक है, किसको किसको कनेक्ट कर रहे हैं, वर्कर्स को मिडिल लेवल के साथ। तो दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ लिंकेज। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो अभी हम लोग करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, कौन कौन से फंक्शंस मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी अब तक हमने देख लिया मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजमेंट का क्या नेचर है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में। अभी हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं। और याद रखिए बच्चों, यही आपके चैप्टर्स हैं, यही आपका पूरा बिजनेस स्टडीज है, इसको ही आपने डिटेल में पढ़ना है पार्ट 1 में। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। देन प्लानिंग के बाद क्या है, वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, देन वी हैव स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, एंड फाइनली वी हैव कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस आप याद रखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये आपके 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्लानिंग क्या होता है। देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज प्लानिंग। सिंपल सा प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपको क्या अचीव करना है, किसका क्या गोल आपको अचीव करना है, क्या एम आपको अचीव करना है। जब आप इस चीज को डिफाइन करते हैं कि व्हाट यू हैव टू अचीव, व्हाट टारगेट्स यू हैव टू अचीव, वेयर यू हैव टू गो, वेयर यू वांट टू गो इन द फ्यूचर, तो ये वाली चीजें क्या होती हैं, प्लानिंग के अंदर कवर होती हैं। ठीक है, तो प्लानिंग मतलब आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि आपको फ्यूचर में कहां जाना है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर। तो प्लानिंग बेसिकली क्या करता है, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और जो आपकी फ्यूचर सिचुएशन है उसके बीच का जो गैप होता है वो आपका प्लानिंग फुलफिल करता है। अगर आपकी अच्छी प्लानिंग होगी तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और जो फ्यूचर जहां आपको डिजायर्ड है, आपको जो गोल अचीव करना है, वो अच्छी प्लानिंग से आप अचीव कर सकते हो। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो मतलब प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा। जब ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हो दैट इज प्लानिंग। ठीक है, बाकी हम लोग ग्रेट डिटेल में इसको चैप्टर कवर करेंगे प्लानिंग, तो वहां उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। After setting up of the plans, the next function of management is to organize the activities and establish an organization structure to execute the plan. अब आपने प्लान सेट कर लिया, अब उस प्लान को सेट करने के बाद आपको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क, ढांचा तैयार करना है कि भाई कैसे आपको उस गोल को अचीव करना है। अब जैसे मान लो पैनल बना है तो पहले इसका फ्रेमवर्क बना होगा,
उसके बाद ये पैनल तैयार किया गया होगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये तो सेट कर लिया कि आपको क्या गोल अचीव करना है, एक बार आपने गोल को सेट कर लिया प्लानिंग में, अब आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर डिसाइन करना है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, कैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, कहां आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कहां आपका रिसेप्शन एरिया होगा, मतलब ये वाली चीजें सब आप सारे डिसाइड करते हो ताकि आप उस प्लान को अचीव कर पाए। तो उस प्लान को जब आप अचीव कर पाए उसके लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, सारी चीजें डिफाइन कर ली, अब मेन चीज है कि आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो लोग करेंगे, आपको इंप्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, इंप्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप लोगों को सिलेक्ट करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं, जो खाली जॉब पोजीशंस हैं, उनमें जब आप लोगों को फिल करोगे, तो दिस इज नोन एज स्टाफिंग। इट रिफर्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट of the employees, assigning them the duties, taking care of the problems of the employees. So related to the employees जो सारे काम होंगे वो आपके स्टाफिंग के अंदर किए जाएंगे। Then is directing। अब देखो आपने employees को हायर कर लिया, आपके पास employees आ गए, लेकिन जब तक आप उनको ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं दोगे वो काम शुरू नहीं करेंगे। अब हम भी क्लास में आज चले जाते हैं, क्लास में जाते हैं मस्ती करने लग जाते हैं एकदम से, जब तक टीचर आती नहीं है हम लोग पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते। तो टीचर आके हमें बोलती है चलो बेटा मैथ्स की बुक निकालो, साइंस की बुक निकालो, या अकाउंट्स की बुक निकालो, इकोनॉमिक्स की बुक निकालो, आज ये टॉपिक करेंगे, जब हम लोग काम शुरू करते हैं। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, जब हम लोग एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं देंगे जब तक वो काम शुरू नहीं करेंगे। तो जब हम एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो वर्क को स्टार्ट कर सके, इनिशिएट कर सके, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। खैर डायरेक्टिंग में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसमें आप लीडरशिप देखोगे, कम्युनिकेशन देखोगे, सुपरविजन देखोगे, मोटिवेशन देखोगे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, चार एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। तो ये भी हम लोग जब चैप्टर के डिटेल में करेंगे तो देखेंगे। अभी आपको क्या रखना है, फर्स्ट चैप्टर में डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन स्टार्ट डूइंग द वर्क, सो दैट दे कैन स्टार्ट फंक्शनिंग। ठीक है, तो जब आप ये ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस देते हो वर्कर्स को, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। फाइनली इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, आपने जब प्लानिंग की थी बच्चों, तो प्लानिंग जब आपने करी थी तो प्लानिंग में आपने कोई गोल डिसाइड किया था, है ना, एक टारगेट को आपने डिसाइड किया था या एक गोल आपने डिसाइड किया था। ठीक है, अब आपने सारे फंक्शंस कर लिए, अब आप कंट्रोलिंग पे आ गए। कंट्रोलिंग में क्या करोगे, जो आपने अचीव किया है एक्चुअल में उसको कंपेयर करोगे जो आपने टारगेट सेट किया था उसके साथ, ताकि आप डेविएशंस को फाइंड आउट कर सके। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आप क्लास 12 में हो, आपने टारगेट सेट किया कि मुझे 95% लेने हैं, ये आपने आज प्लानिंग करी, प्लानिंग करके आपने गोल सेट किया कि आपको अचीव करना है 95%। अब आपका रिजल्ट आया मई में, आपके आए 91%। तो दिस इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड दिस इज योर गोल व्हिच यू हैव सेटेड व्हाइल डूइंग द प्लानिंग। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे कि भाई मैंने सेट किया था 95 का और मुझे अचीव हो गया 91, तो मतलब मेरा 4% से डेविएशन है, और ये डेविएशन मेरी नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि मैंने कम अचीव किया, जो मैंने सेट किया था उससे मैंने कम अचीव किया, तो ये मेरी क्या है, डेविएशन। अब आप क्या करोगे, करेक्टिव एक्शंस लोगे कि फ्यूचर में आप देखोगे कि किस वजह से कमी रह गई, क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से कमी रह गई और मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया, ताकि फ्यूचर में आप उन चीजों को दोबारा से रिपीट ना करें। ठीक है, जब आप आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे या सीए वगैरह की तैयारी करेंगे, सीएस के, तो फिर आपको सेम जो प्रॉब्लम आपने 12th में करी थी, जो इश्यूज आपसे 12th में हुए थे जिसकी वजह से आपने गोल अचीव नहीं कर पाए, तो वो सेम चीज आप ना करें। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर्स compare the actual performance with the planned performance, and if there is any difference then managers find out the reasons for the deviation। अपनी जो managers हैं, जो planned performance उन्होंने प्लानिंग के टाइम पे सेट की थी और जो उन्होंने actual performance अभी अचीव की है, उसको कंपेयर करते हैं ताकि डिफरेंसेस को वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, और उनके लिए वो करेक्टिव एक्शंस ले सके ताकि फ्यूचर में सेम डिफरेंसेस अकर ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। सो वी गेट टू नो व्हाट इज प्लानिंग, डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, क्या करना है, कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग, डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क, कैसे कैसे काम होगा, कौन कौन काम करेगा, staffing is recruiting and selecting the employees, directing, giving orders, instructions so that employees can start doing the work, controlling, compare the actual performance with the objective in order to find out the deviations मतलब differences। ठीक है, जो आपने एक्चुअल अचीव किया और जो आपने टारगेट सेट किया था उनके बीच में क्या क्या डेविएशंस आई, क्या क्या डिफरेंसेस आई, so that you can take the corrective actions for that deviations। Then the last topic finally of this chapter is coordination। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, बड़ी सिंपल सी अगर बात करें तो यहाँ कुछ लोग आप देख रहे होंगे एक दूसरे के साथ हाथ बांध के खड़े हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ मिलके, एकजुटता से, ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, अब देखो, द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सब लोग, देखो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मारुति सुजुकी का एग्जांपल लो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने लोग काम कर रहे हैं, तो क्या चीज है जो उन सबको बांधे हुए है, क्या चीज है जो उन सबको ज्वाइन किए हुए है, तो दैट इज द फोर्स, एक इंटेंजिबल फोर्स है उनके बीच में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। इस इंटेंजिबल फोर्स को आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते हो। अगर सारी चीजें काम से सही तरीके से चल रही हैं तो मतलब बहुत अच्छा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन उनके अंदर है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बेसिकली सिंक्रोनाइज करता है, एक साथ एकजुटता करता है, एक साथ मेंटेन करता है सारी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को।
कोऑर्डिनेशन बाइंड, बाइंड मतलब जोड़ना, कोऑर्डिनेशन बाइंड करके रखता है सारे फंक्शंस को, प्लानिंग को ऑर्गेनाइजिंग को स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से, कंट्रोलिंग, सबको बाइंड करके जो इस फोर्स ने रखा हुआ है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोऑर्डिनेशन हमारे फैमिली में भी होता है, हमारे डेली शेड्यूल्स में भी होता है। अब देखो, आप सुबह उठ के स्कूल जाते हो तो आपकी मम्मी उठ के आपके लिए खाना बनाती है, ठीक है, आपके पापा आपके लिए हो सकता है आपके शूज पॉलिश करे, जैसे हमारे फादर तो करते थे हमारे लिए, ठीक है। तो मतलब सब लोगों का क्या है, कोऑर्डिनेशन है एक साथ। आप ऐसा तो है नहीं आप उठ के खुद ही खाना बना रहे हो, खुद ही अपना तैयार होकर जा रहे हो, आपकी मदर भी लगे हुए, आपके फादर भी लगे हुए, फिर साथ में आपके बस वाले भैया आपके लिए बस लेके आ रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन है, सब एक साथ जुट, आप उनको देख नहीं सकते सब चीजों को, बट यू कैन फील इट, सारी चीजें टाइम पे हो रही है तो आप लग रहा है कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चाहे हमारा डेली रूटीन हो या मैनेजमेंट हो, कोई कंपनी हो, कुछ भी हो, वहां कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इट इज मस्ट टू हैव द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज रिक्वायर्ड जब आपके टॉप लेवल प्लान्स बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करोगे, जब आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करोगे, जब ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दोगे, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप प्लान परफॉर्मेंस के साथ चेक करोगे, तो हर जगह ही तो आपको किसकी जरूरत है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट टू देयर। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, ऑपरेशनल लेवल हो, ऐसा तो है नहीं एक ही जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर लेवल्स पे आपको किसकी जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू इंश्योर ऑर्डरली अरेंजमेंट, सही चीजों से सही तरीके से चीजों का अरेंजमेंट हो, लोगों का भी सही तरीके से हो, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन, ताकि एक ग्रुप एफर्ट में और हम लोग अचीवमेंट कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ठीक है। उसके बाद एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो सर्वाइव कर सकते हो एक दो महीने के लिए, लेकिन अगर आपके लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपके फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपके लेवल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो भैया आप ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकजुटता, कोऑपरेशन, एक दूसरे को समझें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक फोर्स है जो सबको बाइंड करके रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। नाउ नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, सारे जो इंडिविजुअल होंगे उन सबके एफर्ट्स को एक साथ करके क्या बनाता है? ग्रुप एफर्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? आपके देखो, द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइज ओनली व्हेन इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, सो देयर इज नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स टू कॉमन डायरेक्शन। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग आ रहे हैं, तो उन सबको एक साथ करके इस तरीके से डायरेक्ट करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ करता है, इंटीग्रेट करता है। इट इंश्योर यूनिटी एफर्ट्स, सबके एक साथ, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड साथ मिलके, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके कॉमन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको अचीव करने में हेल्प करें, ठीक है। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एक दिन का ओवरनाइट प्रोसेस तो है नहीं, बस एक दिन की कोऑर्डिनेशन है, बाकी की कोऑर्डिनेशन है नहीं। नो, कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन जो आपको हमेशा चाहिए, जब तक आपकी लाइफ रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहेगी। इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, जिसको आप ऑन गोइंग बोल सकते हैं। एक दिन की जरूरत नहीं है कोऑर्डिनेशन, रोज की, जैसे ऑक्सीजन है ना, जब तक जिंदा रहेंगे जब तक ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया तो फिर भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाएगी। ट्रेन देखते हो, ट्रेन, अभी आपने उड़ीसा वाला हादसा सुना होगा, वहां कोऑर्डिनेशन कमी हो गई थी तो हो गया ना हादसा। ऐसे कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर उन दोनों ट्रेन ड्राइवर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ रहता, सही सिग्नलिंग हुई होती, तो क्या वो हादसा होता? ऑब्वियसली नहीं होता, बट वो कोऑर्डिनेशन की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से हो गया वो चीज। परवेसिव फंक्शन, अब कोऑर्डिनेशन ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह चाहिए, सिर्फ आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, आपके डेली रूटीन में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन क्या, हमारे डेली रूटीन में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत चाहिए। अगर आपके किसी इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन नहीं मेंटेन रहता है, ठीक है, तो फिर वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। तो कोऑर्डिनेशन ऐसी चीज है जो आपको क्या है? परवेसिव है, हर जगह आपको मिलेगी, ठीक है। यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर, एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज डायनामिक प्रोसेस। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? डायनामिक होता है, ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से होता है। कई बार देखो, अभी जैसे आपने अभी रिसेंटली एग्जांपल सुना होगा कि दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में संस्कृति शायद था, उसमें आग लग गई थी। तो देखो, नीचे लोग जो थे वो उन्होंने नेट वगैरह लगा लिए थे, वो सब मेंटेन, ताकि ऊपर से अगर बच्चे जंप करें तो उनकी सेफ्टी हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सिचुएशनल होता है, ठीक है, सिचुएशनल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक होता है, ठीक है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। वन कैन नॉट कॉपी अर्लियर डिसीजंस और एफर्ट्स कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। जो आपने पहले कोई गोल वगैरह किए होंगे उनको आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन होता है, सिचुएशन के हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर सिचुएशंस अगर आपके विरुद्ध है या सिचुएशंस अभी अच्छी नहीं है तो भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा उस तरीके से। सिचुएशंस बहुत अच्छी है तो भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सिचुएशनल होता है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन जो है वो हर मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो। यू कैन सी मिडिल लेवल पे हो या टॉप लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, हर जगह पे आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। एंड फाइनली इट सिंक्रोनाइजेस द एफर्ट। जो भी एफर्ट्स होंगे सबको एक साथ लेकर आता है, ग्रुप एक्टिविटी क्रिएट करता है, इंटीग्रेट करता है सारे एफर्ट्स को, एकजुटता करता है सारे एफर्ट्स को, इसलिए बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करता है सारे एफर्ट्स को। तो बेसिकली फटाफट रिवाइज करिए, कोऑर्डिनेशन क्या है?
इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर, ये है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इंश्योर यूनिटी एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव है, डायनामिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल है और सारे एफर्ट्स को एक साथ लाता है, सिंक्रोनाइज करता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्विकली, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज ग्रो होगी। अगर आप अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में सब वर्क करोगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे, अच्छा ग्रो करोगे, सर्वाइव करोगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन अपने आप एक्सपैंड करेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से, अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। नेचर में आप एक और पॉइंट ऐड कर लेना, कोऑर्डिनेशन इज इंटेंजिबल। कोऑर्डिनेशन कैसा है, इंटेंजिबल है, इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन कोऑर्डिनेशन को फील किया जा सकता है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना था, मेरे को माइंड में आ गया। नेक्स्ट, तो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में, ग्रोथ इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में स्पेशलाइजेशन आएगी, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस और डिवीजन, देयर आर डिफरेंस अमंग दीस डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग द डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं भाई, सब, हर परचेज का अपना अलग काम है, सेल का अपना अलग काम है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का अपना अलग काम है, तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं, बट कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं, सब डिपार्टमेंट्स को एक लेके आता है, एक तरीके, एक साथ जो एकजुटता करता है, तो मतलब इन डिपार्टमेंट के डिफरेंसेस को रिमूव करने में हेल्प करता है, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन आपको अचीव होती है। फंक्शंस में आप डिफरेंशिएटेड हो, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन आपको एक करके रखा हुआ है, एक फोर्स है जो आपको बाइंड करके रखता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, उसकी कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी, एंड दीस स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पर्सन एंड दे ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन, सो देयर इज अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन एंड गेट द मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेशन की वजह से जब सारे काम आपके कोऑर्डिनेटेड होंगे, एक तरीके से काम सिंक्रोनाइज होंगे, बाइंडेड होंगे, तो आपको स्पेशलाइजेशन, आप बहुत माहिर होते जाओगे उन कामों में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको स्पेशलाइजेशन होगी वर्क में, ठीक है। आप एक काम कर रहे हो, लगातार उस काम को करते जा रहे हो, तो आप उस काम में बहुत ज्यादा मास्टर हो जाओगे और आपके सारे जो एफर्ट्स है वो फाइनली कोऑर्डिनेशन की वजह से ग्रुप एफर्ट तो बन ही जाएंगे, सबके एक साथ एफर्ट्स जो है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो मतलब इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपके अंदर धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बोलिए, फर्स्ट साइज ग्रो होगा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा, डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाएगा और हमें कामों में भी स्पेशलाइजेशन मिलेगा, वर्क स्पेशलाइजेशन भी हमें मिलेगी। सो आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, इसके पास के क्वेश्चंस के स्टडीज को प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।